तो हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो जो एमसीक्यू सीजन चल रहा है, एमसीक्यू जो सीरीज चल रहा है, उसमें हम लोग 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें 8 क्लास का चल रहा है। अभी फिलहाल में 7th क्लास का बहुत सारे वीडियो मैं उसको बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। 6 क्लास पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 8, 9, 10 तीन क्लासों पर ज़्यादा फोकस देना है, क्योंकि आगामी आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन 8, 9, 10 से ज़्यादा रहते हैं। और उसका मैं एक फुल एनालिसिस करके मैं वीडियो भी डाल दिया हूँ कि जो पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे हुए ज्योग्राफी का, ठीक है। पूरा 40 से 40 क्वेश्चन के बारे में बताया हूँ। अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो जाके देखिएगा, आपको मिल जाएगा इसी चैनल पर। तो शुरू करते हैं आज से क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एससीईआरटी एनसीईआरटी दोनों का कंबाइंड रहता है। आपको ये नहीं सोचना है पता नहीं किस किताब का है। चैप्टर वाइज चल रहा है, टॉपिक वाइज चल रहा है। थ्योरी क्लास डाला जाता है, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन भी डाला जाता है। उससे क्या होता है कि आप थ्योरी क्लास में आप चाहे मेरे वीडियो से पढ़े या खुद से पढ़े हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप अपन यहाँ एमसीक्यू क्वेश्चन लगा के देखिए। एमसीक्यू क्वेश्चन कोई ज़्यादा भारी रहता नहीं है। अगर ये एमसीक्यू क्वेश्चन एक भी आपका गलती नहीं होता तो समझिए पूरी तैयारी है, और गलती हो रहा है तो थोड़ा दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे, सतह के निकट स्थित खनिजों को किस प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है? अब सिंपल समझो, जो खनिज धरती के नीचे से जो निकाला जाता है उसको अलग अलग तरह से बोला जाता है। आत्म खनन बोला जाता है, प्रवेदन बोला जाता है, कूपक बोला जाता है कि नहीं है। अब ये इसमें कह रहा है कि सतह के निकट जो खनिज को निकाला जा रहा है, यानी ऊपर ऊपर निकाला जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको तो आखनन बोलेंगे। तो भैया प्रवेदन और कूपक किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, अधिक गहराई से जब निकाला जाता है तो उसको बोला जाता है कूपक, यानी कि खनिजों को अधिक गहराई से निकाला जाता है। खूब अधिक गहराई से निकालेंगे खनन करके तो कूपक बोलेंगे। और प्रवेदक मतलब होता है कि छेद करके ऐसे कुआं टाइप के बना के और निकाल रहे हैं स्वर्ण खनिजों को, तो उसको प्रवेदन बोलेंगे। स्वर्ण ना आगे चलते 2 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पदार्थ जिसकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है वह डैश कहलाता है। मतलब प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला जो पदार्थ है जिसकी अपनी खुद की संरचना होती है, खुद की आकार होती है, उसको क्या बोल देंगे? उसको क्या बोलेंगे भैया? तो उसको यहाँ पे क्या बोलेंगे? रॉक बोलेंगे, खनिज बोलेंगे, क्या बोलेंगे? खनिज बोलेंगे, ठीक है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा और छोटा कर देना क्योंकि आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये अगला से देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत डैश का अग्रिम उत्पादन में निर्यातक है। मतलब भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन और निर्यातक क्या चीज़ का सबसे ज़्यादा होता है? तो याद रखिएगा चांदी का होता है। ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन में इस ऑप्शन के हिसाब से अग्रिम उत्पादक और निर्यातक में चांदी है, नमक है, ये सब चीज़ों में ज़्यादा उत्पादन करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ धात्विक खनिज किन सेलों में पाई जाती है? यानी जो धात्विक खनिज होता है उसको देखा जाए किन सेलों में पाया जाएगा। तो याद रखिएगा, धातु खनिज जो होते हैं अग्नेय और औषधि दोनों में पाया जाता है। अग्नेय और औषधि धात्विक खनिज जो होता है वो दोनों पाए जाते हैं। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। मोस्टली देखा जाएगा तो औषधि में ज़्यादा पाया जाता है, पेट्रोलियम पदार्थ वगैरह भी। तो धात्विक खनिज अग्नेय और औषधि दोनों में पाया जाता है। सतही परत को हटाकर कम गहराई में स्थित खनिजों को बाहर निकाल लिया जाता है। इसे डैश रूप में जाना जाता है। यानी कि सतह के ऊपर जो है उसको उखाड़ के निकाले रहे तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे विवरित खनन। क्या बोलेंगे भैया? विवरित खनन। यानी कि सतह के ऊपर तो विवरित खनन। और आखनन जो बताया था कि उसका भी आखनन मतलब होता है, उसका भी सेम सतह के ऊपर भी दोनों का मतलब एक ही हुआ। देखो, सतह के ऊपर निकाल रहा है तभी भी बोलेंगे उसको विवरित खनन और आखनन। बस दोनों में बेसिक अंतर यही होता है ना, कि सतह के एकदम ऊपरी परत से ही मिल गया तो विवरित खनन, और कम गहराई से निकाले तो आखनन, और अधिक गहराई से निकाले तो कुपकी खनन, और कुआं की तरह खोद के निकाल रहा है तो प्रवेदन। बस यही सवाल नाम। खनिजों को डैश के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो खनिजों को कैसे बांटा जाता है? तो याद रखिएगा, खनिजों को अगर बांटना होगा तो रंग, घनत्व, घुलनशीलता सभी के आधार पर बांटा जाता है। तो पिक में से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व में सब उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो लोहा का उत्पादन करने में सबसे आगे कौन सा है भैया? ना तो ब्राज़ील है। लौह अयस्क के उत्पादन में सबसे आगे में है ब्राज़ील है, ठीक है। कौन सा हीरा दुर्लभ है? तो मतलब दुर्लभ मतलब होता है कि बहुत कम पाया जाता है इस तरह का हीरा। तो हरे कलर का जो हीरा है वो बहुत दुर्लभ है, बहुत एंटीक पीस है, मतलब बहुत कम पाया जाता है। चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? तो 7th क्लास में ही पढ़ा हूँ। चट्टान 3 प्रकार का होता है, अग्नेय, औषधि और रूपांतरित चट्टान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो बॉक्साइट जो होता है इसके उत्पादक सबसे ज़्यादा कौन सा देश करता है? तो याद रखिएगा, बॉक्साइट के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया 1 नंबर पर पहुंच जाएगा। बॉक्साइट उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया 1 नंबर पे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ, कौन सी खान विश्व की गहरी खानों में से एक है? तो कौन सी खान जो है विश्व की गहरी खानों में से एक है? तो याद रखना, जो दुनिया की मतलब खान मतलब होता है जहाँ से खनिज तत्वों को निकाला जा रहा है। तो कोलार की खान यानी KGF है ना, कोलार गोल्डफील्ड, ये दुनिया के सबसे गहरी खानों में से एक है, ठीक है।
गहन वेदन द्वारा अधिक गहराई पर स्थित खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया है ना, मतलब अधिक गहराई से बाहर खनिजों को बाहर निकाला जाता है, तो इस प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है भैया, अधिक गहराई से जब निकाल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, तो याद रखिएगा कुपकी खनन बोलेंगे। अभी जस्ट बोला अधिक गहराई से कुपकी खनन। प्रवेदन मतलब कुआं खनन, विवृत खनन मतलब कि ऊपरे ऊपरे, आ खनन मतलब कम गहराई पर, ठीक है। ये सब खनिज निकालने की विधि जो है ना उसी का नाम है। अगला क्वेश्चन लिखा है, खनिज किस प्रकार का उदाहरण है, नवीकरणीय है, अनवीकरणीय है। तो खनिज दोनों होता है, नवीकरणीय भी है तो अनवीकरणीय है, समझ रहे ना, दोनों प्रकार के खनिज होता है। और नहीं सॉरी, खनिज देखो दिमाग में नहीं आ रहा है, खनिज मतलब धरती के नीचे से निकल रहा है, खनिज मतलब वो हमेशा अनवीकरणीय होगा, नया नहीं रहेगा, क्योंकि जो भी चीज़ें धरती से निकल रहा है वो एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा, एक नहीं ये समाप्त हो जाएगा, है ना, अनवीकरणीय होगा। पृथ्वी की सतह के नीचे दबे सैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है, यानी खनिज निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाएंगे भैया, तो खनन कहेंगे, ये तो सबको पता है। क्या कहते हैं, खनन कहते हैं कि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डैश खनिजों में कच्चे रूप में धातु होता है। तो जो कच्चे रूप में जो धातु होता है उस किस खनिज में पाया जाता है, मतलब सिंपल देखो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। जब कह रहा है कि जिसमें धातु होता है वो कौन सा खनिज होगा, तो धात्विक खनिज होगा, धात्विक खनिज होगा तभी जाकर उसमें धातु पाया जाएगा, है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन, चिली और पेरू किस अयस्क के लिए अग्रणी उत्पादक है, मतलब चिली और पेरू जो जगह है वहाँ पर कौन सा अयस्क जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सिंपल तो तांबे का अयस्क जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। रानीगंज यानी पश्चिम बंगाल के किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, रानीगंज जो क्षेत्र है वो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। पहला बात तो रानीगंज पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, ये किताब में भी पढ़ा चुका आप लोगों को। और किस लिए फेमस है, तो कोयला के लिए फेमस है, याद रखना। सोना कहाँ हो जाएगा, तो KGF में हो जाएगा। तांबा राजस्थान में हो जाएगा। हीरा पूछेगा तो MP यानी मध्य प्रदेश में हीरा और पन्ना की जो खदान है वहाँ पर भी पाया जाता है, ठीक है। झरिया धर्माद बोकारो किस राज्य में है, तो पहली बात कि ये राज्य जो है ये है आपका झारखंड में, और दूसरी बात ये कोयला के लिए फेमस जगह है, ठीक है। किसके लिए फेमस है भैया, तो कोयला के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन, वे सेल जिनके खनिजों का खनन किया जाता है वो डैश से कहलाते हैं, वो सेल यानी वो चट्टान जिसमें खनिजों का खनन किया जाता है। तो मतलब कह रहा है कि जिसमें खनिज जिस चट्टानों से निकाला जाता है वो क्या कहलाता है, अयस्क कहलाते हैं। उस जिस भी खनिज का रहे उस खनिज का अयस्क कहलाएगा। अगला लिखा है, डैश एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक बनाने में प्रयोग किया जाता है, मतलब सिक्का भी बनाया जाएगा, पाइप भी बनाया जाएगा। तो सोना का तो होगा नहीं, चांदी का तो हो नहीं, पाइप के बनाएगा चांदी का भैया, हीरा का नहीं, तांबे का होगा, ठीक है, तांबा हो जाएगा, ठीक है। अबरक क्या भैया, तो अबरक याद रखना, अबरक डैश खनिज का उदाहरण है। अबरक मतलब लौह है, अलौह है, या धात्विक है, या अधात्विक है। तो अबरक होता है अधात्विक। क्यों, क्योंकि मैं कई बार बताया हूँ कि जब पोल जो होता है ऊपर से जो लाइन गुजरता है उस पर देखना ऐसे ऐसे गोल गोल लगा रहता है, चीनी मिट्टी टाइप का, वही रहता है अबरक। इसलिए लगा रहता है ताकि करंट जो है उसमें प्रवाहित ना हो सके, पोल में नहीं आ सके, बिजली का जो पोल लगा रहता है। कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं, तो कोयला और पेट्रोलियम जो है ऊपर ही बताया औषधि चट्टानों में पाया जाएगा, ठीक है, खनिज तेल। और उसके बाद देखेंगे मैग्नीज डैश खनिजों का एक उदाहरण है। तो मैग्नीज देखेंगे तो किस तरह का खनिज है, तो लौ, जब मैं पढ़ा रहा था खनिज दो प्रकार का होता है, एक तो धात्विक दूसरा अधात्विक। धात्विक भी दो प्रकार के, लौ और अलौ, और अधात्विक भी दो प्रकार के, कार्बनिक अकार्बनिक, उसी में बताया था 7th क्लास में ही शायद है ना, 8 में भी है, दोनों में पढ़ाया हूँ आप लोग। अनवीकरणीय संसाधन कौन से है, तो अनवीकरणीय संसाधन देखेंगे तो निम्न में से अनवीकरणीय मतलब वो समाप्त हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा, हवा तो समाप्त होगा नहीं, पानी समाप्त होगा नहीं, सौरजनीय खनिज समाप्त हो जाएगा, तो यही अनवीकरणीय है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र में प्राकृतिक गैस संसाधन है, तो प्राकृतिक गैस के संसाधन देखेंगे तो कहाँ कहाँ है, जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा, इन सभी जगहों पर हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, प्राकृतिक गैस का क्षेत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम और इससे होने वाले उत्पादों को क्या कहा जाता है, यानी पेट्रोलियम से उत्पाद अगर होता है तो उसको क्या बोलेंगे भैया, तो पेट्रोलियम को बोलते हैं काला सोना, याद रखना, क्या बोलेंगे भैया, तो काला सोना बोलेंगे, ठीक है ना। सफ़ेद सोना या गोल्डन सोना, हरा सोना बोलते हैं झूठ को, हरा सोना तो नहीं होता है ना, आगे आ जाइए, हरित क्रांति होता है गेहूँ चावल वगैरह से। अगला क्वेश्चन लिखा है, डैश एक या एक से अधिक खनिजों का समूहन है, यानी एक या एक से अधिक खनिजों को समूह को क्या बोलते हैं, सेल यानी चट्टान बोलते हैं, ठीक है। अगला चलते हैं, अगला जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक हम लोग हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये रहा हम लोग का 27 क्वेश्चन जो दिया हुआ है। कमेंट करके जरूर बताइएगा 27 में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ, और उम्मीद कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन 27 में 27 क्वेश्चन आप सही कर रहे होंगे। एक दो क्वेश्चन छूट गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश कीजिए कि वो भी क्वेश्चन गलती नहीं हो। थ्योरी क्लास ज़्यादा बढ़िया से कीजिए और इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते रहिए। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना।
फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।